इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका आगे क्या होने वाला है, बहुत कॉम्प्लेक्स इशू हो गया और बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दीपक सर, मैंने आपसे ब्रेक से पहले एक सवाल रखा था और उस सवाल में एक और जोड़ दूँ, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। क्या इजराइल की हार अमेरिका बर्दाश्त कर सकता है क्या? और इसका मैं सीधा जवाब देता हूँ। अगर इजरायली हार जाते हैं, यहूदी जाएंगे कहाँ? कौन लेगा इनको? पहला सवाल ये। उनके तभी जो कहते हैं सर्वाइवल है तो सर्वाइवल है। दूसरे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि लोग डरते हैं, वो उठते नहीं है। सर, विनम्रता से 50 साल हो गए मुझे कूटनीति में, एनकाउंटरिंग, और मैंने कई जगह रहा हूं। मैं इस एरिया जिसकी हम बात करें यहाँ भी रहा हूँ सर। ये मैंने सूडान में देखा, इजिप्ट में देखा, बुर्किना फासो में देखा, ट्यूनीसिया में देखा, जिम्बाब्वे में देखा। जब लोग तंग आ जाते हैं ना, तो डर हट जाता है सर, और फिर खड़े होते हैं। और जो सरकार होती है, जो उनको तड़पाने वाले होते हैं, जैसे हमास है, उनको छुपने की जगह नहीं मिलती सर। मुझे लगता है कि ये जरूर होगा सर। दूसरी चीज, जब आपने बताया ईरान का भी जिक्र हुआ था, ये मैं नहीं कह रहा को होगा सर, ये मेरा एनालिसिस है कि इस जंग को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान के जरिए, हेरात के जरिए ईरान पर हमला होगा। प्रेशर ईरान पे बनाया जाएगा। आयतुल्ला लोग जो हैं, उनकी सिचुएशन ठीक नहीं है। ईरान की आर्थिक व्यवस्था, मैं तो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूँ, ईरान की आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर है। इस समय आप देख रहे हैं कि अमेरिका गाली गलोच नहीं कर रहा अफगानिस्तान तालिबान के साथ। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी रिलेटिव शांति है। अफगानिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी ऊपर बढ़ रही है। मुझे लगता है कि हमला वहां से होगा, तमाचा मारा जाएगा आयतुल्ला लोगों को, और पूरी दुनिया पर इजराइल और अमेरिका और बाकी जो वेस्टर्न देश हैं एहसान करेंगे उनको हटाकर सर। ये मेरा असेसमेंट है, ये मेरी सरकार का नहीं है सर, लेकिन मेरा मानना है कि ईरान का सर कुचला जाएगा अफगानिस्तान के रास्ते से। और ये इसी लपेटे में 100% इजराइल पर प्रेशर रिलीव करने के लिए। ओके सरीन सर, ये लड़ाई सिर्फ इजराइल और हमास की नहीं है। पहला सवाल मैं फिर से आप लोगों से पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए, मैं नहीं मानता ये इजराइल और हमास की, एक लिहाज से तो है, हाँ, लेकिन ये लड़ाई उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, ये अब ये आजकल पॉलिटिकल करेक्टनेस का जमाना है, इसलिए बोला नहीं जा सकता, लेकिन एक लिहाज से ये जो एक जिहादी फलसफा है, ये उसके खिलाफ लड़ाई है। और ये सिर्फ इजराइल की लड़ाई नहीं है, ये सारी देश दुनिया की लड़ाई है। भारत में है और तमाम जगहों पे और है। अब इस लड़ाई में दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि इसका जो काइनेटिक्स है, कि जो एक्चुअल झगड़ा, जो लड़ाई होती है, उसमें तो शायद इजराइल और अमेरिका और तमाम लोग जो हैं शायद विजयी होंगे, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इजराइल, जैसे आप कह रहे हैं, कि वो हार गया, तो फिर इजराइल का अस्तित्व मिट जाएगा, और वो होने नहीं देगा। वो अपना अस्तित्व मिटने से पहले बहुत लोगों का अस्तित्व मिटा के ही मिटेगा। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल भी एक परमाणु शक्ति है। दूसरा इसका पहलू, जो ये लड़ाई है, इसका पहलू जो है वो एक आइडियोलॉजिकल पहलू है, और मैं मानता हूं कि उसको तो आज तक किसी ने एड्रेस ही नहीं किया। आपके पास एक मौका था 9/11 के बाद, जब सारी दुनिया जो थी एक लिहाज से थोड़ी सी जगी थी। हम तो काफी देर से जूझ रहे हैं, हम तो 80 के दशक से इससे जूझ रहे हैं कश्मीर में और बाकी जगहों पे। लेकिन बाकी जो दुनिया थी, उसको एक एक रूड वेकअप कॉल आई थी 9/11 के टाइम पर। लेकिन उसके चंद सालों के बाद बराक ओबामा जैसा व्यक्ति आ गया, और फिर वो सारा का सारा जो मोमेंटम था वो टूट गया। और उससे पहले भी जो थे अमेरिका में, वो इतने बड़े अहमक थे कि वो समझे ही नहीं थे कि ये लड़ाई लड़नी कैसे है, किसके खिलाफ लड़नी है और कैसे लड़नी है। तो एक एक जाहिलाना तरीके से वो भी ये काम कर रहे थे। तो ये एक सेकंड एस्पेक्ट है इसका, जिसको एड्रेस करना मेरे ख्याल लाजमी है। तीसरी चीज ये है कि, और मैं यहाँ पर प्रोफेसर साहब से बिल्कुल सहमत हूं, कि देखिए, आप ह्यूमैनिटेरियन जो इश्यूज हैं उसको टोटली इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी पहचानना है कि अभी एक युद्ध के बीच में है। ये 50 साल में पहली बार, नीरज जी, इजराइल ने युद्ध घोषित किया है। इससे पहले ऑपरेशन होते थे, युद्ध नहीं घोषित किया था। 73 के बाद ये पहली बार उन्होंने युद्ध घोषित किया है, और मेरे ख्याल इसकी अहमियत जो है सबको समझनी चाहिए। और युद्ध के अंदर फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो इन अ सेंस फ्लर्ट करेंगी विद दैट
that fine line between excess force, disproportionate force और proportionate force. कि क्या आप पर्याप्त मात्रा में आप फोर्स को यूज कर रहे हैं कि दूसरे तरीके से कर रहे हैं. आप इजराइल के देखिए जो अभी तक रिकॉर्ड रहा है, वो मैक्सिमम कोशिश ये करते हैं कि सिविलियन कैजुअलिटीज मिनिमम. अनलाइक हमास तो जब अपने रॉकेट फायर करता है, या जब उन्होंने 7 अक्टूबर को जो किया था, वो तो उन्होंने सिविलियंस का कत्लेआम किया था, राइट. और जो अभी भी वो रॉकेट फायर करता है, वो सिविलियंस के ऊपर रॉकेट फायर करता है. वो जिसको भी मार दे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. वो तो मानते हैं कि किसी भी यहूदी को मारो तो बहुत अच्छा है, हमारे को सवाब मिलेगा. तो इजराइल ये नहीं कर रहा अब, लेकिन उसके बावजूद सिविलियंस हताहत होंगे, ये लाजमी है, ये होगा. तो लेकिन वो जो डिफरेंस है, ये हमारे को पहचानने की जरूरत है फाइनली. और यहां पर भी मैं प्रोफेसर साहब के साथ सहमत हूं, लेकिन अप टू अ पॉइंट, कि जब ये युद्ध अपनी सीमा पर पहुंचेगा या ये खात्मे की तरफ जाएगा, तो आपको एक पीस प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा. प्रॉब्लम हाउएवर ये है कि पीस प्रोसेस में बात किसके साथ करेंगे. जब 1990 में पीस प्रोसेस शुरू हुआ था, तो एक आइडेंटिफाइबल एंटिटी थी जिसके पास एक समर्थन भी था. वो जैसा तैसा भी था, वो जैसे भी लोग थे, यासिर अराफत और पीएलओ वाले जैसे भी थे, वो अपनी जगह, वो एक अलग बहस है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता. लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जिसका समर्थन था. अब जैसे भारत में कांग्रेस पार्टी थी ना 1947 में, उसी से बात करनी थी. बाकी भी लोग थे, लेकिन उनकी वो हैसियत नहीं थी जो कांग्रेस पार्टी की थी. उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी. वही वहां पर हालत है थी 1990 में. आज की डेट में हाउएवर प्रॉब्लम ये है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, उसके पल्ले क्या है. उसकी जो लीडरशिप है वो इतनी कमजोर है, वो इतनी सोई हुई है, और उसकी शायद वो पॉलिटिकल कैपिटल भी नहीं है कि वो कोई पीस प्रोसेस में आगे जा सके. और ये पैलेस्टीनियंस का वतीरा रहा है कि जब उनको एक डील मिली थी 2000 के दशक में, क्लिंटन साहब के टाइम पे, जब उनको एक बहुत अच्छी डील मिली थी, उसको उन्होंने ठोकर मार दी थी जी. ये हालात शायद होते ही ना अगर वो डील ले लेते. लेकिन उसको उन्होंने ठोकर मार दी. ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि बात किस से होगी. मान लीजिए आपने ऑपरेशन फुल ब्लोन कर दिया और वो उसको ठीक कर दिया, क्लीन कर दिया, हाइजीन कर दिया, तो उसके बाद क्या, हु विल रन द गजा, कौन चलाएगा उसको, कौन है उसमें. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे शायद वो लोग सोच रहे होंगे. कौशिक सर, मैं एक विनम्रता के साथ में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है मेरा दीपक सर के साथ. दीपक सर बहुत लर्नेड आदमी, लेकिन मेरा थोड़ा सा, 18 साल से हमें वहाँ एक सरकार चला रहा है, जनता के बीच में कोई रोष विद्रोह नहीं है. मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरह से देखता हूँ. ये फिलोसफिकल है सर. प्रोसेस पे डिसएग्रीमेंट होता है लोगों का कि ये काम ठीक नहीं कर रहा है. इस्माइल, अभी कोई 70 साल से सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट पार्टी ने चलाया था अपना तंत्र. सर 70 साल कोई नहीं कुछ बोल पाया. सर मेरी बड़ा क्वेश्चन तो पूरा कर लेने दीजिए मुझे, कि प्रोसेस पे डिसएग्रीमेंट हो सकता है, कोर बिलीफ पे कोई क्वेश्चन नहीं है. ये एक डिफरेंट चीज़ है, इसको उससे समझने की ज़रूरत है. खैर वो हमारे अपनी थिंकिंग हो सकती है, मैं इस पर नहीं कह रहा हूँ. कौशिक सर, क्या इसकी आहुति तेहरान में होगी क्या? जैसा दीपक सर का अपना एनालिसिस है, जरूरी नहीं ऐसा हो ही, वो उनका एनालिसिस है खाली. मुझे नहीं लगता कि जो है तेहरान के हक में है या हित में है इस लड़ाई को आगे बढ़ाना. जो है, इसीलिए अमेरिका ने जो अपने युद्धपोत वहां भेजे हैं, ब्रिटेन ने भी कुछ पोत भेजे हैं, और सेना भी भेजी जा रही है इस एरिया में. लेकिन ईरान ने अगर इसमें कूदा, ईरान देखिए बहुत बड़ी शक्ति है. ईरान इराक युद्ध जब हुआ था तब से ईरान ने अपने को सामरिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से बहुत मजबूत किया है. अब उसके पास में इतने बढ़िया मिसाइल हैं कि वो रूस को सप्लाई कर रहा है, जो कि अब आज से कुछ साल पहले तक वो दूसरी महाशक्ति रूस ही थी. अब हालांकि कोई नहीं मानता कि रूस कोई महाशक्ति बची है. लेकिन ये जो है अमेरिका, मुझे नहीं लगता कि ईरान के साथ में इस समय अमेरिका भी लड़ाई करना चाहेगा, क्योंकि वो फिर लड़ाई जो है उसका खतरा ये है कि वो और आगे बढ़ सकती है, ईरान तक वो सीमित नहीं होगी.
आज हम इस समय बात कर रहे हैं, इस समय हमास और ईरान का एक प्रतिनिधिमंडल मॉस्को में बैठा है, मॉस्को में बात कर रहा है। ये बात आप पहले सोच नहीं सकते थे, क्योंकि रशिया जो है इजराइल के साथ रहा है, इजराइल का समर्थन करता रहा है। इस मामले में उसने इजराइल पर जो 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ उसकी तो निंदा की, लेकिन वो कुल मिला के उसका जो बयान है वो अब तक जो रहे हैं उससे अलग रहा है कि वो फिलिस्तीनियों की ज्यादा बात करता है। मतलब वो कुछ ऐसी बात करता है जो भारत में आज से कुछ साल पहले तक लोग करते थे, सिर्फ फिलिस्तीनियों की बात करते थे, इजराइल की बात कोई नहीं करता था। अब जो है भारत में जैसे एक संतुलित नीति दिख रही है और थोड़ी बहुत मैं तो कहूंगा इजराइल की तरफ झुकी हुई दिखती है। रशिया में अब थोड़ा सा उल्टा हो गया है। तो आज की स्थिति में रशिया हालांकि कमजोर हो गया है, लेकिन आज भी रशिया न्यूक्लियर जो पावर तो बहुत बड़ी है, वो उसके बहुत सारे हथियार तो अमेरिका से भी ज्यादा मजबूत माने जाते हैं। तो ऐसी हालत में ये जो आपने जो सबसे पहले जो इशारा किया था कि 2 हिस्सों में दुनिया बंट रही है, उसकी तरफ इशारा हो रहा है। और अगर ये ईरान और हमास, देखिए ईरान के लोग तो के नेता तो अक्सर जाते रहे हैं रूस में, लेकिन हमास के नेता से मिलना ये अपने आप में एक संकेत है और रूस की तरफ से कि वो भी जो है चाहे वो सीधे सीधे सपोर्ट ना करे, लेकिन ईरान के पीछे वो खड़ा रहेगा और ये लड़ाई जो है फिर बड़ा रुख अख्तियार कर सकती है। मैंने तो यही कहा था कि पूरी दुनिया 2 हिस्सों में वर्टिकल बट गई है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ये पूरा वर्टिकल चल रहा खेल। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में रशिया, ईरान, चाइना ये सब एक तरफ हो जाते हैं, फिर वो अमेरिका और ब्रिटेन और ये सब एक तरफ हो जाते हैं। इजराइल उनके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि आपको खाड़ी देश में अपनी दमक बनाए रखनी है। बहुत कम समय बचा है। प्रोफेसर सर, फाइनल कमेंट आपका, ये जल्दी खत्म होने वाला है कि ये लंबा खींचेगा और फिर एक बड़ा युद्ध हो सकता है? ये डर है मेरा। ज्यादातर युद्ध आप देखें नीरज, यदि पिछले कुछ सालों का इतिहास उठाएं, जब कुछ दशकों का इतिहास उठाएं, उसमें ना कोई विजयी होता है ना कोई हारता है। वो युद्ध लगातार चलता है और जब थक जाते हैं तो रुक जाता है और दोनों अपने आप को विजयी घोषित कर देते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है। कोई और विजय जात ना कोई हारने वाला नहीं है यहाँ। और दूसरी बात रही कि बात किससे करें। दुनिया के आधे देश, हो सकता है आधे से ज्यादा भी देश कह सकते हैं। फ्रीडम हाउस एक अमेरिका का एनजीओ है, हर साल एक रिपोर्ट निकालता है, कह रहा है कि पिछले 20 साल में लोकतंत्र की कमी हुई है विश्व स्तर पर। तो कितने देश हैं यहाँ चुनाव होते हैं? आधे से ज्यादा देशों में चुनाव नहीं होते हैं। तो यदि वहां सत्तारूढ़ दल आप मानते हैं कि हमस है, तो हमस से बात करनी होगी। ये आपकी मजबूरी है कि आपको उसी से बात करनी होगी। और आप जैसे कह रहे हैं अभी कि उससे बातचीत हो भी रही है परोक्ष रूप से जगह जगह इधर उधर, पर मुझे नहीं लगता है कि कोई निर्णय होने वाला इस युद्ध में। ना जो चिंताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनका निर्णय होगा और ना ही हार और जीत में निर्णय होगा। और रही बात क्या अमेरिका इसकी आहुति ईरान पर देगा नहीं देगा, आप देखें अभी राष्ट्रपति जो बाइडेन इलेक्शन की तैयारी में है। वो नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन के आते हुए वो एक नया युद्ध का खाता खोल दे ईरान के साथ। और जैसा अभी आ गया, ईरान शक्तिशाली देश है, उसके साथ इस तरह से युद्ध करना आसान नहीं है। हाँ, युद्ध कोशिश का यही जैसे किसी तरह से रशिया वाला चले जा रहा है, उसका कुछ परिणाम नहीं निकल रहा है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू हो गया है और बहुत सारे हित अपने लोगों के, बड़े देशों के हो सकते हैं। क्या बड़ा खेल चल रहा है ये तो हम लोगों को पता नहीं। हम लोग सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, ये ख़राब हो रहा है, क्योंकि इससे बहुत सिविलियंस लोग को दिक्कत हो रही है। मुझे लगता है इसको जल्दी ही रोकने की कोशिश होनी चाहिए उन देशों की तरफ से जो एक्चुअली इसमें स्टेक होल्डर हैं। अभी जो हमास और ईरान बात कर रहे हैं, इनका क्या लेना देना यार आपका? रशिया के साथ बात करने का हो, आप कुछ कर सकते नहीं, बात कर रहे हो आपकी, चलो युद्ध रोकेंगे चल के। अगर इतनी चिंता है तो 200 लोगों को छोड़ दो, युद्ध में कुछ रुकावट आ जाएगी, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही। बहरहाल आगे फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
खाड़ी में जो युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच, उसको 20 दिन हो गए हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था और अभी तक उसमें रुकने के कोई संकेत बने नहीं हैं। काफ़ी ज़बरदस्त इजराइल की ओर से बमबारी हो रही है, टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं, कई जगह सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है और हमास की ओर से भी बीच बीच में रॉकेट से हमले हो रहे हैं। तेल अवीव तक में हमले हो रहे हैं और जो उनका उत्तरी इलाका है उधर से भी कुछ कुछ हमले हिजबुल्लाह की तरफ से होने की भी खबरें हैं। सवाल ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि 20 दिन के बाद भी अब तक कोई ट्रूस या कोई बातचीत या उसको रोकने जैसे कोई ठोस प्रयास फ्रंट पे नहीं दिख रहे हैं। सारे दुनिया के जो बड़ी ताकतें हैं उन्होंने अपनी अपनी एक पोजीशन ले रखी है और रादर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई दिख रही है। एक तरफ ये अरब और इस्लामिक देश हैं और दूसरी तरफ बाकी दुनिया के देश हैं। उसमें भी कुछ कुछ बटे हुए हैं, लेकिन 80% आप कह सकते हैं कि एक तरफ है। लेकिन जो इस्लामिक दुनिया ये पूरी तरीके से हमास के साथ कहिए, पैलेस्टाइन के साथ कहिए, या इस तरफ खड़ी हुई है और ये जंग अब बहुत विभत्स और ख़तरनाक रूप लेती जा रही है। आशंका या डर इस बात का है कि कहीं इसमें दूसरे देश भी शामिल न हो जाएं या न होने की संभावना या आशंका बने, जिससे ये बहुत खतरनाक मोड़ ले सकता है। और एक युद्ध ऑलरेडी दुनिया में चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, उसकी तो अब ज़्यादा चर्चा नहीं होती, इतना ज़्यादा उस पर हो रहा है कि अब बहुत ज़्यादा उस पर लोगों की दिलचस्पी नहीं है, लेकिन दरअसल वहाँ भी बहुत खतरनाक काम हो रहा है। तो इस दुनिया में दो युद्ध चल रहे हैं और ये युद्ध ज़्यादा भयानक इसलिए हो सकता है हमास वाला, क्योंकि इसमें न तो इजराइल पीछे हटने को तैयार है और ना ही हमास की ओर से कोई विड्रॉ या गिव अप के साइंस मिल रहे हैं, क्योंकि उसको भी परोक्ष रूप से इस्लामिक दुनिया से, अरब की दुनिया से ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। वरना एक बहुत छोटी सी जगह है जो 350 स्क्वायर किलोमीटर की है, वो 20 दिन तक सस्टेन कर रही है। इससे लगता है कि वो तैयारी बहुत मजबूत है, पीछे से बहुत अच्छे उसको सपोर्ट मिल रहे हैं, पैसे से, रुपए से, हथियार से, तेल, दवा दारू सब से। और दूसरी तरफ तो खुलेआम अमेरिका का सपोर्ट है ही है, हथियार, पैसे सब कुछ उनको प्रोवाइड फॉर है। क्या होगा इसमें? क्या ये वाकई सिर्फ इजराइल और हमास की लड़ाई है? ये है आज का मेरा महत्वपूर्ण सवाल और ये कैसे रुकेगा, इस पर हम बातचीत करना चाहते हैं। मेरे साथ जो बातचीत करने के लिए मेहमान हैं उनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। पूर्व डिप्लोमेट दीपक वोहरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ORF के सीनियर फेलो सुशांत सरीन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेश कौशिक जी, और इंटरनेशनल मामलों के जानकार और GNU के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। सरीन सर, आपसे मैं शुरू करना चाहता हूँ, ये गजा जो में घुस क्यों नहीं रहा इजराइल? बार बार कहते हैं कि अब ज़मीनी वार शुरू करें, क्यों नहीं जा रहे हैं? ये क्या चीज़ रोक रही है? क्या पीछे बैकड्रॉप पे चल रहा है? नीरज जी, 3-4 चीजें हो सकती हैं जो बैकड्रॉप में चल रहा है। एक, ऑपरेशनल रीजंस हो सकते हैं कि जब आप युद्ध में देखिए, बिल्कुल अगर आपके सर पे खून सवार हो और आप युद्ध में घुस जाएं और फिर चीजें आपके पक्ष में ना जाएं, तो उससे बेहतर ये है कि आप अपनी ऑपरेशनल तैयारियां पूरी कर लें। और उसमें एक फैक्टर ये होता है कि आप अपना जो स्ट्रैटेजिक जो एनवायरनमेंट है, आपने अपनी शुरुआत की रिपोर्ट में बात की कि भाई उत्तर से भी एक खतरा मंडरा रहा है उनके सर के ऊपर। क्या हिजबुल्लाह भी क्या इस युद्ध में कूदेगा? और अगर हिजबुल्लाह कूदता है तो फिर सीरिया वाला फ्रंट भी ओपन हो जाता है। और फिर एक खतरा ये है कि अगर ये युद्ध ज्यादा चलता है तो कहीं जॉर्डन इसमें इन्वॉल्व तो नहीं हो जाता, ना चाहते हुए भी हो जाए। और यहाँ पर जो मेरी थोड़ी सी असहमति है आपसे, वो ये है कि जो आप ये अजम्पशन है हमारी की सारी इस्लामी दुनिया या अरब दुनिया जो है वो पैलेस्टीनियंस के साथ खड़ी हुई है या हमास के साथ है। मैं नहीं मानता ऐसी बात है। इनफैक्ट बहुत सारी जो अरब दुनिया है वो हमास को एक दहशतगर्द तंजीम की तरह देखती है। कतर वतर को छोड़ दें, जो उनके एक तरीके के पक्षधर हैं, या टर्की टाइप के जो लोग हैं जो आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे और जो देश हैं वो चाहते हैं कि इजराइल के साथ उनके रिश्ते बेहतर हो, और वो उस तरफ कदम बढ़ा भी रहे थे और चीजें बेहतर भी हो रही थी। और वो ये मानते हैं कि हमास जैसे जो संगठन है
वो सिर्फ इसराइल के लिए नहीं, वो बाकी इन देशों के लिए भी खतरा है। लेकिन इशू ये है कि तो एक तो ये है कि भाई स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट क्या होगा, ऑपरेशनल रीजंस हो सकते हैं। तीसरा ये है कि इसराइल को ये भी देखना है कि भाई जो अमेरिका है उसकी अपनी पेचीदगियां हैं, तो शायद उन्होंने भी थोड़ा सा काउंसिल किया है कि थोड़ा सा आप इंतजार करें, क्योंकि हम लोग भी अपनी तैयारी पूरी कर लें, क्योंकि धमकियां अमेरिका को भी गई हैं। बहुत सारे जो ऐसे गुट हैं जो किसी के कंट्रोल में पूरी तरीके से नहीं है। वैसे तो ईरान की छत्रछाया है इन सबके ऊपर, बहुत सारे गुटों के ऊपर, खासतौर में इराक में जो ग्रुप हैं कतैब हिजबुल्ला या जो हिजबुल्ला का ग्रुप है, इनके ऊपर तो हमास के ऊपर भी ईरान की छत्रछाया है। लेकिन उसमें ये है कि अगर इनकी तरफ से कोई कदम उठाया जाता है तो फिर अमेरिका कहीं या अमेरिका के खिलाफ या इजराइल के खिलाफ भी, तो अमेरिका भी कहीं पक्षधर ना बन जाए इसमें। और अगर वो हो जाता है तो फिर बैटलफील्ड बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर जाता है, जो युद्ध का क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगा। तो शायद वो भी एक पहलू है। शायद कुछ और भी पहलू हैं कि देखा जाए कि अगर जो इजरायली कार्रवाई है उससे जो इजरायली बंधक हैं हमास के कब्जे में, जो सिविलियंस हैं, बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, वो कोई सोल्जर्स नहीं है, तो क्या उन कोई ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया जा सकता है कि वो छुड़ा लिए जाएं। और आप जो बात करते हैं कि कोई प्रयास नहीं हो रहा, प्रयास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि युद्ध विराम कर दिया जाए। युद्ध विराम कैसे कर दिया जाए? एक तरफ आप मतलब आप ये समझे ना कि हमारे ऊपर पाकिस्तानियों का भी ये वतीरा रहता है, हमारे ऊपर हमला किया कारगिल में, और जैसे ही हमने जवाबी वार करना शुरू किया तो कहा कि भाई आप युद्ध विराम कर दें। ऐसे थोड़ी युद्ध विराम होता है। तो और जो युद्ध विराम, ये जैसे ये जो घटिया लोग हैं यूएन वाले, ये जो युद्ध विराम के पक्षधर बने हुए हैं, इनसे कोई पूछे कि यार तुम जरा दो शब्द उनके लिए भी बोल दो ना, जिनको बंधक बना के लेके गए हैं, जिन लड़कियों का इन्होंने बलात्कार किया है और उनको अपने साथ उठा के ले गए हैं और धमकियां दे रहे हैं कि इनको हम मंडी में बेचेंगे, उनकी भी जरा बात कर लो कि वो आदमी नहीं है, उनकी बात नहीं की जा सकती। और अगर जंग हो रही है और किसी ने ये थोपी गई है आपके ऊपर जंग, तो आप सब लोग भारत जैसे नहीं होते ना कि अपना दूसरा एक गाल पे किसी ने थप्पड़ मारा पाकिस्तानियों ने तो अपना दूसरा गाल आगे कर दिया कि आके और मार दीजिए, या महात्मा गांधी वाली पॉलिसी कि सारे के सारों को आगे आप खत्म कर दीजिए और एक नया भारत बनेगा, उसके बाद पता नहीं कैसा भारत बनता उसके बाद। तो सब लोग वैसे नहीं करते ना, बाकी लोग अपने आप को प्रिजर्व करते हैं। बहुत लोगों सरीन सर, अपने आप अपना कत्ल करवाने का। सरीन सर, मैंने ये कहा कत्ल करवाने का कि दुनिया दो हिस्सों में बटी है, तो उसमें तीन देश जो सो कॉल्ड मॉडर्न है, सऊदी अरब, यूएई, कतर, दोनों साइड से खेलते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं। सऊदी अरब दोनों साइड से नहीं खेल रहा सर। मैं मेरे सवाल तो सुन लीजिए। ये तीन देश ऐसा लगता है दुनिया को कि ये थोड़ा ग्रो कर रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, इनको पता है तेल खत्म हो जाएगा तो दूसरी, इधर सब फालतू की जो नैरेटिव्स बनते रहते हैं वो है। सच्चाई ये है कि उनके यहाँ की जो आवाम है उसने इतना प्रेशर बना रखा है कि आपको इस साइड रहना है। वो रहते हैं पैलेस्टाइन की साइड, अब उसको सिक्के को पलट दीजिए, दूसरी साइड में हमास है। मैं इसलिए कह रहा था कि वो बटे हुए हैं दो साइड में। नहीं, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं जी। देखिए, कुछ हद तक तो हर एक देश में ये होता है कि जो सड़क पे जो एक ओपिनियन है वो अपनी जगह है, और जो जिसे आप बोलते हो जो पावर के जो केंद्र है उसकी एक अपनी ओपिनियन होती है। भारत में भी होता है, सारी दुनिया में होता है। लेकिन जो पावर का केंद्र है वो सड़क को टोटली इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन वो ये समझता है और उसकी एक ज्यादा अच्छी एप्रिसिएशन होती है कि हालात किस करवट बैठ रहे हैं। और सऊदी अरेबिया और यूएई का आप देखें तो उनकी एक बड़ा क्लियर उनका एक स्टैंड है, मिडिल ऑफ द रोड बेशक आप कह सकते हैं उसको, लेकिन जो आज से 5 साल पहले अगर वो जो पक्ष लेते वो वैसा पक्ष अब नहीं ले रहे एनीमोर। और सिर्फ यही दोनों देश नहीं, आप इजिप्ट को देख लीजिए, बयान जो मर्जी वो दागते रहे लेकिन वो कुछ और नहीं करेंगे। और जितने लोगों को बहुत प्यार उमड़ रहा है उनमें से कोई भी ये नहीं कह रहा कि भाई हम लोग इसमें पढ़ के हम लोग फिलिस्तीनियों को सर, फिर कतर में इस्माइल बैठा हुआ है तो उससे क्यों नहीं कतर कहता कि वो 200 लोगों को छोड़ो, जंग खत्म करें?
क्यों नहीं अब कहता कतर दोनों तरफ, कतर वाला तो देखिए ना, तो मैंने इसलिए कहा ना दोनों तरफ से प्ले कर रहा है सर वो। प्रॉब्लम है कतर, तुर्की और ईरान जो है, हाँ इनका तो एक मेजर प्रॉब्लम है। लेकिन जो बाकी देश हैं वो मेरे ख्याल, वो द लास्ट थिंग दे वांटेड इज कि इस तरीके का युद्ध हो। और उनके उनके जो सारे के सारे जो मंसूबे थे या जो वो चीजें ट्राई कर रहे थे, नहीं तो एक ऐसा पब्लिक स्टेटमेंट इजिप्ट की तरफ से, टर्की की तरफ से, सऊदी की तरफ से, बहरीन, जितने भी देश हैं, एक पब्लिक स्टेटमेंट देते कि भाई वो 200 जो बंधक बना रखे हैं उनको तुरंत छोड़े हमास और इस झगड़े को खत्म किया जाए। एक स्टेटमेंट किसी ने दिया क्या? नहीं दिया। कतर ने कुछ बोला है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बंधकों को सर छुड़वा उनके लिया। यहाँ तो आदमी बैठा हुआ है, उसके तो गला पकड़ के बोल दें कल छोड़ो, नहीं तो वो छोड़ेंगे। दोगलेपन की बात है ना, तो वो राइट तो है, राइट। आपको अपनी जगह है बात। जी दीपक बोरा सर, ये अमेरिका जो है उसमें बाइडेन साहब ने जब ये युद्ध शुरू हुआ 7 अक्टूबर को, उसके बाद से 2-3 दर्जन ट्वीट किए थे अपने हैंडल से, और उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा था, सब लोगों ने पढ़ा है, उसमें कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ। एकदम क्लियर पोजीशन थी उनकी कि सबक सिखाना है, छोड़ना नहीं है। अब मेरा सवाल ये है कि सबक सिखाना है तो अंदर जाना है, मारना है, या जो भी करना है, जो झगड़ा चल रहा है यही वो चाहते हैं ना। तो हिस्सों में बटा हुआ है 2, और एक पेच ये फंसा रखा है कि थोड़ा सा गो स्लो, क्योंकि वो 200 बंधक छुड़ाने हमें, ये फसला फंसा रखा है। क्या स्ट्रेटजी है अमेरिका की, मुझे ये समझना है आपसे। हमारे अनुसार क्या आपने मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। पिछली बार जब मैं आया था मेरे घने बाल थे, लेकिन सुशांत सरीन साहब से मैं इतना इंस्पायर्ड हूँ कि मैं गुरुवायूर के मंदिर में गया था केरला में, और मैंने अपने केश भगवान गुरुवायूरप्पन को अर्पित कर दिए। तो अब मैं मेरी उम्मीद है कि इनकी तरह मैं होशियार बन जाऊंगा, इंटेलेक्चुअल बन जाऊंगा, और बाकी जो आपके मेहमान हैं उनसे बहुत कुछ मुझको सीखना है। मैं 2 चीजें अगर आप इजाजत दें तो आपसे बांटना चाहता हूँ। एक तो जो बर्बरता हमने देखी थी 7 अक्टूबर को, वो कोई देश उसको टॉलरेट नहीं करेगा, खासतौर से इजराइल। हमास के तो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि इजराइल को हम मिटा देंगे, उसको जीने का हक नहीं। और ईरान भी जहां पर सांप का सर है वो ये चीजें बार बार कहता रहा। हकीकत आज ये है सर, इजराइल अकेला नहीं है। और अभी ये जो जंग है, सरीन साहब बता रहे थे, ये जंग इजराइल और हमास के बीच में नहीं है, ये पूरी दुनिया और आतंक के बीच में जंग है। ये काफी देर से तैयारी हो रही थी इसकी, नहीं तो ऐसे 24 घंटे के अंदर कोई नहीं जाता। कहां से ये सामग्री आई थी, ये हैंग ग्लाइडर्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स, ये सब चीन से आया था, ये आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और ट्रेनिंग कहाँ मिली थी इन लोगों को? ईरान में मिली थी और पाकिस्तान में मिली थी। और फिर ये लोग वापस आए सामग्री लेके, वो जो सुरंगें बना रखी हैं उससे आती थी। पहले तो गाजा में जो सामग्री आती थी, इंपोर्ट होता था, वो इजिप्ट के जरिए, साइनाई के जरिए टनल से आती थी। फिर मुस्लिम ब्रदरहुड गाजा से पहुंच गया साइनाई में, और इजिप्ट को लो भाग जाए यहाँ से, हम मालिक हैं। तो फिर उन्होंने ठोक पीट के उनको भगाया। काफी सालों तक सिनाई में बहुत अस्थिरता रही, और सील कर दिया उन टनल को, सुरंगों को, सीमेंट के साथ पानी डाल दिया उसके अंदर, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। अब ये जो टनल्स हैं, ये मेरा मानना है सर कि ये मेन सर्वाइवल रूट है हमास का, नहीं तो अभी तक तो इजराइल ने उनको मिटा दिया होता। आश्चर्य की बात यह है सर, आप मुझे आधा मिनट और दीजिए। आप जानते हैं कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वो इस समय वेस्ट बैंक में है। हमास ने 2007 से कब्जा कर रखा है गाजा स्ट्रिप पे, जबकि इलेक्शन होनी थी, कोई इलेक्शन नहीं। ये तो टोटली आतंकी, हिटलर की औलाद है ये लोग जो वहां बैठे हैं। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी 2 फंड चलाती है, सुनिएगा इसको सर, मैं तो उस इलाके में रहा हूं सरीन साहब और बाकी जो आपके विशेषज्ञ हैं। एक है मार्टर्स फंड और एक है प्रिजनर्स फंड। तो जो लोग शहीद हो जाते हैं पैलेस्टीन, उनके परिवार को महीने का स्टाइपेंड मिलता है, जो पैलेस्टाइन में मंथली वेज, एवरेज वेज से ज्यादा है। तो जिसके पास 15-20 बच्चे हैं वो कहता 2 को जाके मार जाओ, हम लोगों को बहुत पैसे मिलेंगे। आपको याद होगा आप सबको कि इन द लेट 90s अर्ली 2000 सीरीज ऑफ सुइसाइड बॉम्बिंग्स होती थी इजराइल में। और दूसरा है प्रिजनर्स फंड, जेल में बंद हो जाओ तो इतना स्टाइपेंड मंथली मिलेगा। और वो जो बुजुर्गवार हमारे 90 साल के महमूद अब्बास साहब बैठे हुए हैं वेस्ट बैंक में, उनमें दम नहीं है कि इसको रोके, किसी में दम नहीं है। सो हमास पूरी एडवांटेज ले रहा है फाइनेंसेस की। $40 बिलियन, मेरा नहीं, ओईसीडी ने कहा है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, पिछले 25 साल में पैलेस्टाइन अथॉरिटी को गया है। $2 बिलियन हर साल उनको मिलते हैं। कहाँ जाता है ये पैसा? डेवलपमेंट कहाँ है? ये हथियारों में जाता है, ये ट्रेनिंग में जाता है, ये जिहादियों को तैयार करने में जाता है।
सो इजराइल अगर लड़ रहा है सर आज अपने सर्वाइवल के लिए, और सारे पश्चिमी देश, वो देश जो डेमोक्रेसी पसंद करते हैं, वो उसके साथ खड़े। ये कहना कि अरब देश मिल गए हैं हमास के साथ, नॉट एट ऑल। पैलेस्टाइन का वो जरूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन पैलेस्टाइन हमास नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि पैलेस्टाइन के लोग क्यों नहीं उठ रहे हमास के अगेंस्ट, क्योंकि वो डरते हैं। और आपके तो जो विशेषज्ञ बैठे हैं सर, ये तो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक पुस्तक पढ़िएगा, दे थॉट दे वर फ्री, मिलर है उसके राइटर का नाम, मेरा मित्र होता था, मर गया, अमेरिकन, कि हिटलर की मुखालफत क्यों नहीं की जर्मन लोगों ने जब वो यहूदियों को पका रहा था। क्या था उनमें दिमाग में, उनको पता नहीं था ये क्या कर रहा है। तो ये अक्सर मैंने देखा अपने जीवन में सर, बहुत 50 साल हो गए हैं कूटनीति में, लोग नहीं उठते, और जिस दिन लोग उठेंगे उस दिन हमास का खात्मा होगा। गाजा वाले जो मेरे मित्र हैं कहते हैं हमें क्या लेना देना है इससे, वी वांट शांति, वी वांट डेवलपमेंट, हमें पीस चाहिए, इजराइल को मिटाना भूल जाइए। सो ये जो डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू 2 ब्लॉक्स, ये नहीं है सर। रूस बहुत बिजी है यूक्रेन की पिटाई करने में, वो यहां तक देगा। टर्की की अपनी समस्याएं हैं, वो क्या है, वो जो कर्ड्स वगैरह के साथ वो फंसा। सीरिया में तो कोई दम नहीं है। तो ये कहना नाम के वास्ते सब ठीक है, लेकिन कोई इसमें पंगा नहीं लेगा इजराइल के साथ, ये आप मान के चलिए सर। दीपक सर, एक सवाल आपके प्रश्न से, आपके जवाब से उठता है। आपने कहा कि इजराइल, फिलिस्तीन के लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं हमास के खिलाफ। खड़े होने को तो छोड़िए सर, उनके खिलाफ, उनके समर्थन में पूरी दुनिया में खड़े हैं। आपके यूएस में, सरीन साहब के भारत में, उनके लंदन में, सब जगह लोग उनके समर्थन में खड़े हुए। विरोध की तो बात छोड़िए। क्योंकि इन लोगों को मालूम नहीं है ना, जो नैरेटिव बनाया गया है कि इजराइल किस तरह के अत्याचार कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है। मैंने तो कुछ चैनल्स पे ये भी सुना है कि आपका जो पड़ोसी मुल्क है हमारा, जो आतंकवाद में उसकी नेशनल आइडियोलॉजी है, वो तो कहता है ये तो हमास वाले थे ही नहीं, ये तो चंद्रमा से आए थे जिन्होंने हमला किया। व्हाट काइंड ऑफ एरेंट नॉनसेंस। और ये जो कैप्टागॉन ड्रग खा के ये सर, आप जानते हैं क्या है कैप्टागॉन? ये 1960s में जर्मनी में बनता था। अब सबसे बड़ी प्रोडक्शन सीरिया में है, $3.5 बिलियन का बनता है और एक्सपोर्ट होता है। और इसका क्या नतीजा होता है? एक तो आपका डर, इट्स अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रिमूवर। आपका डर हट जाता है, सेक्सुअल अराउजल होती है, नींद नहीं आपको आती, इसीलिए तो ये बलात्कार करते हैं मुर्दों के साथ। ये इंसान है सर, मैं हैवान भी नहीं कहूंगा, हैवान की बेइज्जती नहीं करना चाहता। सो व्हाट वी आर सीइंग टुडे सर, पूरी दुनिया देख रही है कि कितनी जोर से इजराइल इनको मारेगा। और मेरा ख्याल है सर, भले ही मुंह से जो मर्जी कहे, दिल से मेरा ख्याल सारी दुनिया, 2-4 अरब देशों को छोड़ के, मुस्लिम देशों को छोड़ के, सभी इजराइल के साथ है, सभी आतंक के बरखिलाफ है सर। नरेश कौशिक जी। जी, मैं वोरा जी की एक बात से सहमत नहीं हूं, जो उन्होंने कहा कि वहां पर लोग उठ क्यों नहीं खड़े होते। कहां उठेंगे? कोई इलेक्शन थोड़ी हो रहा है वहां जो वो उनको वोट आउट कर देंगे। 2006 में वो सत्ता में आए थे इलेक्शन से, हमास के लोग, और वहां जो है वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास आए थे। तब से तो इलेक्शन हुआ ही नहीं, किसी को पता नहीं किसके पास किसका सपोर्ट है। और ये असल में हमास का डर इतना है कि उनके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा। और हमास की आप बात कर रहे हैं, हमास की आज कुछ देर पहले बेरूत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें उन्होंने जो 7 अक्टूबर का जो उन्होंने बर्बर हमला किया है इजराइल पर, उसको सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि हमने तो जो है सिविलियन ठिकानों पे तो हमने हमला किया ही नहीं, ये सब तो जो है हमने तो ये सैनिक ठिकाने थे। अब ये छोटे छोटे बच्चे जो 70-80 साल के बूढ़े, उन लोगों को ये बंधक बना के ले गए हैं, और इतने सारे जो बेबीज को इन्होंने खत्म किया है। ये क्या सैनिक ठिकाने थे? मतलब आप ये मान के चलते हैं कि उन पर कोई विश्वास करेगा? आज भी उनमें इतना दम है ये कहने में कि उन्होंने तो इजराइल पर तो वो जो है सैनिक हमला कर रहा है, वो सिविलियंस को पर तो कुछ नहीं कर रहा, और उनको सिविलियन से इतना ही डर है। तो ये जो आज भी 224 बंधक लोग, जिसमें सिर्फ इजराइल के नागरिक नहीं है, बाकी दुनिया के और देशों के नागरिक हैं, उनको उन्होंने बंधक बनाया हुआ, उनको क्यों नहीं छोड़ देते अगर वो सिविलियंस की परवाह करते हैं? तो दूसरी बात यह है कि जो आपने शुरू में कहा कि कुछ डिप्लोमेटिक लेवल पर दुनिया कुछ कर नहीं रही है, नहीं हो रहा है। आज ही दो चीजों की तरफ मैं आपका इशारा करूंगा। एक तो आज ब्रसल्स में ईयू समिट, यूरोपियन यूनियन का समिट हो रहा है, उस पर इसी बारे में बात हो रही है। आज ही यूनाइटेड नेशंस का यूएन जनरल असेंबली का सेशन शुरू हुआ है, जिसमें इसी बात पर
बहस हो रही है और कल उस पर मतदान होगा। हालांकि उसके मतदान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कोई बाध्य नहीं है। सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वोट होता है उसका कोई मतलब होता है। लेकिन वहां भी 2 वोट हो चुके हैं। एक रशिया ने प्रपोज किया था, उस पर अमेरिका और ब्रिटेन ने वीटो कर दिया। और कल रात जो है एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने जो है प्रस्ताव किया था, उस पर रूस और चीन ने वीटो कर दिया। तो इस तरह से हो रहा है कि ये दरअसल ये अपनी अपनी राजनीति भी खेल रहे हैं। और ये जो नरेश सर, मैं एक छोटा सवाल जोड़ दूं, फिर आप इसको कंटिन्यू करिएगा वरना मैं भूल जाऊंगा। जी, यूएन ने के जनरल सेक्रेटरी जनरल ने जो बात कही, उसका रिस्पांस कैसे दिया इजराइल ने, वो आपने देखा। तो इस तरीके की जो बैठकें हो रही हैं, इससे पहले एक इजिप्ट में भी कोई छोटी मोटी बैठक हुई थी जिसमें जिसको फैसले में शामिल होना था वो थे ही नहीं। ऐसी इन बैठकों का कोई अर्थ है क्या? मूल प्रश्न फिर वहीं पे घूम फिर के आता है कि ये युद्ध जो चल रहा है इसमें कौन पीछे हटेगा, क्यों हटेगा, ये आप समझे। आप कंटिन्यू करिए सर। देखिए, जो जहां तक यूएन की बात है, ये तो यूएन के पास में जिसे कहते हैं टीथलेस है, उसके पास में कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसका वो कोई बहुत इस्तेमाल कर सके। उसकी ताकत तो सदस्य देशों से आती है ना। अगर सदस्य देश अपनी राजनीति वहां करेंगे और अपनी अपनी रोटियां सेकेंगे तो उसमें किसका फायदा होगा? सच बात यह है कि इस समय और सच ये जो है अनफेवरेबल होगा यूएन सेक्रेटरी जनरल के प्रति कि उन्होंने सच में जो 7 अक्टूबर को जो हुआ था उसका उन्होंने निंदा जरूर की थी। उन्होंने ये जरूर कहा, जिससे इजराइल जाहिर है कि नाराज हुआ कि उसका एक इतिहास है, उसको आप नहीं भूलिए। अरे आप इतिहास का मतलब ये तो नहीं है कि आप जो है इतना बेरहमी से आप हमला करेंगे जिसमें 1000-1500 लोगों को आप मार देंगे, छोटे छोटे बच्चों को मार देंगे, आप लोगों को घसीट के ले जाएंगे और जो है उनको बंधक बना लेंगे। इस तरह से इस हमले को कैसे आप सही ठहरा सकते? उन्होंने फिर सफाई दी कि नहीं, मैंने उसके बारे में नहीं कहा था, लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं करता। सच बात यह है इस समय कि दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है, लेकिन दूसरी तरह से बटी हुई है। हमास के फेवर में कुछ देश हैं, ईरान है, जाहिर है कि वो तो है ही, और मैं समझता हूं कि कतर है, चाहे वो कुछ भी कहे, कतर ने ही तो उनको शरण दी हुई है। जो उनका जो सारा जो पॉलिटिकल जो सेटअप है वो तो कतर में है, दोहा में बैठा है, वही उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वही आज इस समय उन्होंने ही, अगर आप ये आपको याद होगा कि तालिबान को भी उन्होंने शरण दी थी, उन्होंने अमेरिका से की मध्यस्थता कराई थी। तो अपना वो भी अपने को बहुत ही बड़ा विश्व का एक की हस्ती बनाना चाहते हैं। लेकिन जैसे उनके कारनामे हैं, उससे तो नहीं लगता कि वो कोई कुछ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ये जो बंधक बनाए हों उनको छुड़ाने के लिए हम मध्यस्थता कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि वो हमास की गोद में खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 4 लोगों को छोड़ा है और कहा कि ये ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर है, 2-2 को करके, 2 अमेरिकियों को और 2 इजरायलियों को। लेकिन सच में अगर छोड़ते तो कम से कम जो विदेशी नागरिक हैं उसमें, उनको तो आप छोड़ देते। जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको तो आप छोड़ देते। नरेश जी नहीं छोड़ रहे हैं वो। मैं इससे पिछला सवाल बता, इसको कवर अप करने के लिए, फिर ये देरी क्यों? अभी वो प्रोसेस वाले सवाल पे मेरा सवाल ये है कि ये अमेरिका भी हिचक रहा है अभी, क्यों? देखिए, क्योंकि जितना लिंगर ऑन होगी लड़ाई उतना ज्यादा मुश्किल होगी। देखिए, उसके लिए जैसा कि सुशांत सरीन ने इसको समझाया, मैं उनसे काफी सहमत हूं इस मामले में, कि इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो तैयारी नहीं है, उनकी अभी पूरी तैयारी नहीं है। और उसमें एक चीज जो सुशांत जी शायद बताना भूल गए, वो ये है कि अमेरिका अपनी तरफ से वहां जो हथियार भेज रहा है, उपकरण भेज रहा है, उसमें एंटी मिसाइल एंटी मिसाइल जो हथियार हैं वो भेज रहा है। और वो हथियार अभी पहुंचने में कुछ समय लगेगा। आप ये देखिए, ग्राउंड इन्वेजन अगर पूरी तरह से होता है तो आप ये मान के चलिए कि हिजबुल्लाह फिर जरूर उसमें कूदेगा।
और उनके पास में 1 से 1.5 लाख मिसाइल हैं। हिजबुल्लाह क्यों उन कूदेगा सर? मिसाइलों का मुकाबला जो इस समय जो इजराइल के पास में जो उपकरण हैं, जो उनके पास में एंटी मिसाइल इक्विपमेंट, आयरन डोम जो है, उतने काफी नहीं है। तो उसके लिए उनको और जो है एंटी मिसाइल जो बैटरीज हैं वो चाहिए, वो उनको जी। तभी आएंगे। इसके अलावा होस्टेजेस का मामला बहुत महत्वपूर्ण है और दबाव तो पड़ रहा नहीं, है। नरेश जी, हिजबुल्लाह क्यों कूदेगा इसमें? उसको क्या लेना देना है? नहीं, हिजबुल्लाह इसलिए कूदेगा कि इस हिजबुल्लाह का काफी सारा अस्तित्व हमास जीते या हारे उस पर निर्भर करता है। पॉइंट टेकन सर। दूसरा सवाल, इतना छोटा सा गजा है, 18-19 लाख की आबादी है, हमास क्या है, मतलब उसके लिए तैयारी नहीं? आपने कहा कौन सी तैयारी करनी है अभी इसको हराने के लिए? नहीं, ये तैयारी छोटी मोटी तैयारी नहीं है। अगर ये किसी देश पे हमला किया करना होता तो वो कर लेते। यहां पर गाजा का आप जरा समझिए, पहली बात तो ये बहुत ही घनी आबादी है, वहां पर बहुत कम एरिया है लेकिन लोग बहुत हैं। वहां पर कोई 21-22 लाख लोग रहते हैं और वो लोग कोई ऐसे जो हमास कोई सरकार जैसी नहीं है जहां पर उन्होंने कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन बनाए हुए हैं जिन पर आप हमला कर दीजिए, ऐसा नहीं है। उनका जो असली जो उपकरण हैं वो उन्होंने सिविलियंस के बीच में छिपाए हुए हैं या वो टनल्स में हैं। इसीलिए जो कल रात जो इजराइल ने किया है वो उसको टोह लेने के लिए जो वो गए हैं, वो भी तैयारी का ही हिस्सा था। जो कल जो उन्होंने टैंक भेजे हैं रात को, इसी तरह से आप सोचिएगा कि कुछ और इस तरह से होगा। ये तैयारी में एक रात को जाएंगे, कुछ घंटे के बाद में कुछ बमबारी करके, कुछ और टोह लेकर, कुछ अभ्यास करके वापस आ जाएंगे। असल में ये जो वहां पर जो टनल्स हैं सब उसके अंदर है। वो टनल्स के ऊपर जो है रिहायशी इमारतें हैं। बल्कि इजराइल का तो ये कहना है कि टनल्स उन्होंने अस्पतालों के और जो स्कूल हैं उनके नीचे भी बनाए हुए हैं। तो इसलिए उनको भी बचाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इजराइल ने कहा कि आप उत्तरी भाग को आप खाली करिए ताकि हम उसको नरेश जी रुकिएगा एक मिनट, खत्म कर सके। सरीन साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? कई सारे पॉइंट आ गए जिसमें आपका भी एक पॉइंट इसमें इन्वॉल्व है, फिर मैं स्वर्ण जी के पास जाऊंगा। कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं सरीन सर आप? नहीं, मैं इनफैक्ट मैंने नरेश जी ने शायद पूरी तरीके से सुना नहीं था। मैं यही कह रहा था कि अमेरिका जो है वो भी अपनी तैयारियां कर रहा है और उसमें वो जो मिसाइल बैटरीज की बात है वो भी है। लेकिन इशू ये है कि देखिए, अगर हम हिजबुल्लाह वाले अगर 10,000, 20,000, 30,000 रॉकेट दागते हैं और उसमें से अगर उसके 10% भी शहरी इलाकों में गिर रहे हैं, तो फिर आपका जो जितना मर्जी आप जो मर्जी सिस्टम लेके आ जाए वो ओवरवेल्म हो जाएगा। वो उसको झेल नहीं पाएगा, कोई भी सिस्टम आप ले आए। तो इसलिए फिर आपको जो युद्ध है वो अपनी टेरिटरी में नहीं, आपको वो लेबनान के अंदर जाके लड़ना पड़ेगा। और जो पिछली बार का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा नहीं था लेबनान के अंदर जाने का, 2006 के आसपास की जो झड़प हुई थी जब इजराइल अंदर गया था। तो अब प्रॉब्लम ये होगी कि फिर वहां पर उनको बहुत ज्यादा शदीद बमबारी करनी पड़ेगी जो सदर्न लेबनान का एरिया है। दूसरा, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की जो कौशिक साहब ने बात की, उसकी ज्यादा अहमियत होगी अगर ईरान या किसी और इस तरीके की जगह से बड़े मिसाइल जो हैं जो ज्यादा विध्वंस कर सकते हैं वो फायर हुए, तो उनको टैकल करने के लिए आपको जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको लेकर का उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर ईरान की तरफ से कोई इस तरीके का दुस्साहस हुआ तो फिर ईरान का क्या हशर होगा और उसके ऊपर कितने मिसाइल गिरेंगे, ये ईरानियों को पहले से सोच लेना चाहिए। तीसरी चीज ये कि हम लोग बात तो करते हैं कि देखिए गाजा बहुत छोटा सा एरिया है और यकीनन छोटा सा एरिया है, लेकिन नीरज जी मेरे को ये बताएं कश्मीर कितना बड़ा एरिया था। कश्मीर की वादी जो है 30 साल हमारे को लगे उसको साफ करने में, कितना बड़ा एरिया था। जब आप शहरी इलाकों में देखिए, एक तो होता है कि आप मैदानी इलाकों में या जो आपके रूरल एरियाज हैं वहां पर आप ऑपरेशन करते हैं, उसमें इतनी पेचीदगियां नहीं होती। दूसरा होता है कि जब आप शहरी इलाके जो बिल्ट अप एरिया है, जब आप फॉर एग्जाम्पल, एंड आई एम जस्ट यूजिंग इट एज एन एग्जाम्पल, श्रीनगर का जो अंदरून शहर है
यहाँ पर बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है, मकान के ऊपर मकान बना हुआ है, जब आप वहां पर जाकर के ऑपरेशन करते हैं और गलिये चौबारे और पता नहीं क्या क्या और कहाँ कहाँ पर तहखाना बना हुआ है, क्या क्या बना हुआ है, जी वो जो लड़ाई होती है वो बहुत ज्यादा पेचीदगी वाली लड़ाई होती है। जी और जी यहाँ सरीन सर। पर ऊपर ही नहीं, जमीन के नीचे भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। सरीन सर, इलाका छोटा या आप लोग डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ये बताइएगा, छोटे बड़े से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि जब आवाम वैचारिक रूप से आपकी लड़ाई से जुड़ जाता है तब ये दिक्कत आती है। फिर वो गज़ा या गज़ा का आधा भी हो तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। मैं इसी जगह पे क्वेश्चन लेके आना चाहता था प्रोफेसर साहब आपसे। सर मेरा सवाल ये है, मैंने इसीलिए पूछा था कौशिक सर से कि हिजबुल्लाह का क्या लेना देना, तो उन्होंने कहा हिजबुल्लाह का अस्तित्व हमास से है, हिजबुल्लाह के अस्तित्व से ईरान जुड़ा हुआ है ना। हिजबुल्लाह और इन सब के नेता कतर में रहते हैं। मैं जो कहने की कोशिश करूँ, शायद आप लोग उसको डिप्लोमेटिक कहना चाहते हैं, पूरा अरब वर्ल्ड एक है थॉट प्रोसेस पे, और ये लड़ाई उसी लेवल पे लड़ी जा रही है। प्लीज़ गलतफहमी में मत रहिए, ये मेरा सवाल है, आरोप नहीं है। प्रोफेसर सर जवाब दीजिए। जैसे पहले एम्बेसडर बोरा कह रहे थे, एक तरह से ये युद्ध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में और आतंकवाद के बीच में है। और यदि ये लड़ाई लगातार चलती है तो जैसा आपने कहा कि वो बंटवारा जो है वो और बढ़ता जाएगा और देशों को तय करना होगा कि वो किस खेमे में शामिल होना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या इजराइल के सामने इस वक्त ये है कि आप इतिहास में कभी भी देख लें, आतंकी गुटों से लड़ना आसान नहीं होता, कितनी बड़ी भी शक्ति हो। आपने ग्लोबल वॉर और टेररिज्म भी सुना होगा, अमेरिका ने कोशिश की, उससे टेररिज्म खत्म तो नहीं हो गया दुनिया का। पहली बात कि आतंकी गुटों में कौन टेररिस्ट है और कौन नहीं है, इसको पता लगाना मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। तो गजा में कौन हमास का फाइटर है और कौन सिविलियन है, ये जानना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी बात जो अभी हमास ने फिर से एक बार कर दिखाया है कि आतंकी गुट जो हैं वो कुछ बहुत ताकत और शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो उनका जो तरीका होता है वो हमेशा अचंभा एक तरह से पेश करता है सामने। तो इजराइल जो विश्व का सबसे चौकन्ना देश माना जाता है कि उनकी जो काबिलियत है अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने की कहीं भी विश्व में हो, वो उस पर कितनी बड़ी चोट हमास ने लगाई है। आप देखें कि इसी के चलते अब जो उनके पास प्रिजनर्स हैं, जो हॉस्टेज हैं उनके पास, वो उनका बहुत बड़ा बार्गेनिंग चिप है और इसीलिए इजराइल रुका हुआ है। इजराइल आसानी से अंदर नहीं घुस सकता, क्योंकि यदि उनके अपने ही, हालांकि जानते हैं कि इजराइल की जो नीति शुरू से है वो आतंकी गुटों के साथ निगोशिएट नहीं करते हैं, पर इस वक्त क्योंकि ये वॉर पूरा ग्लोबल टेलीविजन पर चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है और अलग अलग देशों में इसकी बातचीत चल रही है, बहस चल रही है, यूरोपियन यूनियन के यहाँ अलग चल रही है, और उसके साथ साथ लगातार जिस तरह से अमेरिका हथियारों का जखीरा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्स वो वहां लगाने जा रहा है, कितने सारे लड़ाकू विमान वो इस क्षेत्र में पहुंचा चुका है, तो क्या उनका ऐसा असेसमेंट है कि इजराइल के पास जितने भी हथियार हों, आप देखें शुरू से ही अमेरिका का बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा इजराइल में रहता है और भी बढ़ गया था इराक युद्ध के बाद। तो इजराइल के पास हथियारों की कमी नहीं है, पर क्या ये युद्ध क्षेत्र स्तर पर बढ़ने वाला है? हिजबुल्लाह उसमें आने वाला है? क्या ईरान उसमें आने वाला है? तो जिस तरह से अमेरिका तैयारी कर रहा है और लगातार समर्थन कर रहा है इजराइल का, मुझे लगता है कि वो इसके लिए तैयार है कि यदि ये युद्ध बढ़ भी जाता है, दूसरे देश भी इसमें आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, तो उसके लिए भी वो तैयारी एक तरह से कर रहा है। पर क्या युद्ध से हम आतंकी गुटों को समाप्त कर सकते हैं? इसी क्षेत्र में एक के बाद एक इजराइल के साथ युद्ध हुए हैं, कोई आज तक उसको सुलझा नहीं पाया है। मोटे तौर पर एक आवाज आप सुन रहे हैं कि जो दोनों तरफ के खेमों से आ रही है, वो ये कि एक तो इजराइल को ह्यूमैनिटेरियन लॉ को ध्यान में रखते हुए युद्ध लड़ना होगा, दूसरा कि युद्ध समाप्त होने पर जब भी स्थिरता आती है तो शांति नहीं होगी। शांति तभी होगी यदि जो 2 देश हैं उनको स्थापित किया जाएगा, वहां दोनों को समान अधिकार दिए जाएंगे जो आज तक नहीं दिए गए। तो वो लंबी दौड़ में आप सोचें कि एक के बाद एक बहुत ताकतवर देश बहुत बड़ा युद्ध, बहुत बड़ी हिंसा थोप देंगे, किसी को, हमास को खत्म कर देंगे।
हमस के अलावा गाजा में ही 2-3 और आतंकी गुट जो हमें आज खबरों में नजर आ रहे हैं, और उसके अलावा एक आतंकी गुट खत्म होने पर दूसरा तैयार हो जाता है। लगातार हम देख रहे हैं, कभी ये अलकायदा था, कभी ISIS था, अब ये हमस की बात हो रही है। अफ्रीका में अलग तरह के आतंकी गुट हैं। तो क्या ये बात नहीं है कि जो हथियार का उत्पादन करने वाली जो कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि हिंसा लगातार विश्व में बना रहना चाहिए? क्यों ऐसा होता है कि आतंकी गुटों के पास कभी हथियारों की कमी नहीं होती? तो ये कौन उनको हथियार मुहैया कराता है? क्या ये सोचना जरूरी नहीं है कि यदि युद्ध को आप समाप्त करना चाहते हैं, किसी तरह से शांति स्थापित करना चाहते हैं, तो केवल हिंसा से आप किसी को सोचें कि उनको डरा देंगे या खत्म कर देंगे, ये मुझे लगता है कि संभव नहीं है और ना हो पाया। इतने सालों से लगातार इस क्षेत्र में एक के बाद एक युद्ध हुए हैं, बहुत विध्वंस हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, और वो इलाज नहीं है उसका। तो इसलिए मुझे लगता है कि इजराइल तब तक रुका रहेगा जब तक प्रिजनर्स हॉस्टेज हमास के पास हैं, और उनका क्या होगा, क्या वो बच पाएंगे ये नहीं मालूम। यदि वो नहीं बच पाते हैं तो छूट गए तब भी वो हमला करेगा, हमला जरूर करेगा। तो फिर प्रिजनर का छूटना या बंद रहना सर इररिलेवेंट हो गया। बिग क्वेश्चन पे आते हैं ना, प्रिजनर छूट गए तब भी अगर हमला करेंगे तो फिर प्रिजनर छूटना ना छूटना इररिलेवेंट क्वेश्चन मेरे लिए है इस समय। जो आपने भी एक बात कही ना सर कि हथियार वाला, वो एक बहुत बड़ी डिबेट है, उससे मैं एग्री करता हूँ कि कहाँ से मिलते कैसे मिलते, लेकिन वो एक खास इलाके, खास तरह की जगहों में ही उसका इस्तेमाल होता है। बाकी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि हथियार मिल रहे हैं तो वहाँ पे आतंकवाद शुरू हो जाए। यूरोप में कहाँ आतंकवाद है कि हथियार मिल रहे हैं इसलिए आतंकवाद किया जाए? ये एक खास तरह की सोच हो सकती है। एक मिनट में ये आपको मैं जरूर कहना चाहूंगा यहाँ कि बहुत से दुनिया के ऐसे क्षेत्र हैं, यहाँ गुर्बत है, बीमारी है, गरीबी है, परेशानी है, वहां हैसियत नहीं है हथियार खरीदने की, तो वहां इस तरह का हिंसा आपको नजर नहीं आता। एक के बाद एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ। और यहाँ वित्त होता है, पैसे होते हैं लोगों के पास, और नाराजगी भी होती है। वहां हथियार ला पाना, खरीदना बिल्कुल आसान है। और दुनिया भर में ऐसी जगह है जहां पैसा भी है, नाराजगी भी है, वहां इस तरह के आतंकी गुट बढ़ते हैं, पनपते हैं और हिंसा करते हैं। ऐसे जगह में हिंसा नहीं होता, यहाँ इतनी गरीबी है कि वो हथियार खरीद ही नहीं सकते। ब्रेक लेना, मुझे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आऊंगा। तो दीपक सर, आपके बाकी सारे लोगों के लिए भी मेरा एक सवाल है। अभी एक बात, बहुत बड़ी अच्छी बात कही प्रोफेसर सर ने कि छोड़ भी दिए तब भी हमला तो होगा। ये बहुत लोडेड जवाब है सर, कि ये लड़ाई वो नहीं है जो हमको ऊपर से दिख रही है। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है, जिस पर मैं जवाब चाहूँगा आप लोगों से, कि क्या इस वक्त इस समय लड़ाई से हिचक रही है इजराइल और अमेरिका, थोड़ा सोच समझ रहे हैं, जैसा कि कौशिक सर कह रहे थे कि तैयारी चल रही है, कि उनको ये डर है कि अगर ऐसा मान लीजिए इन्फेंट्री घुस गई वहाँ पे तो फिर बगल के देश हिजबुल्ला, ईरान, ये सब भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये डर है क्या? ये क्वेश्चन है मेरा। ब्रेक के बाद इसका जवाब चाहिए मुझे।